हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। साइंस की आज की क्लास में हम साइंस का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है आपका तत्वों का वर्गीकरण। ये चैप्टर आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है। इससे पहले आपके बायोलॉजी के चैप्टर्स चल रहे थे जिसमें मैंने आपका लास्ट चैप्टर करवाया है भोजन, स्वास्थ्य एवं संक्रामक रोग। ठीक है, इस चैप्टर से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। एक क्वेश्चन आपका संक्रामक रोग से सीधे सीधे पूछा जाएगा, या फिर आपसे संतुलित आहार वगैरह, टीकाकरण, इन सब से क्वेश्चन बन सकता है, या फिर आपसे जो आपके विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब हो गए, मिनरल वगैरह, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने नए चैप्टर की तरफ, तो वो है आपका तत्वों का वर्गीकरण। ऐसा ही एक चैप्टर आपका लास्ट सेमेस्टर में भी दिया गया था, पदार्थ व उनकी अवस्थाएं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसके बाद आपको तत्व, मिश्रण, यौगिक के बारे में बताया था, और वहीं पर मैंने आपको परमाणु और अणु की थोड़ी सी जानकारी दी थी। तो वहीं परमाणु और अणु से स्टार्ट करेंगे, फिर हम तत्व की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं परमाणु क्या होता है। इसको इंग्लिश में हम एटम बोलते हैं, और परमाणु की डेफिनेशन होती है कि पदार्थ की संरचना का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, ये क्या हाइड्रोजन का जो परमाणु होगा ये स्वतंत्र नहीं रहेगा। तो ये कैसे रहेगा? एक अणु के रूप में रहता है, यानी कि मॉलिक्यूल, आपने सुना होगा ना मॉलिक्यूल, तो उस मॉलिक्यूल के रूप में रहता है, यानी कि H2 के रूप में ये रहेगा। लेकिन जब इसका अगर हम बात करें रासायनिक क्रिया की, तो वहाँ पर जो भाग लेने की बात होगी, तो वहाँ पर भाग आपका अणु नहीं लेगा, H2 भाग नहीं लगेगा। इस H2 में से आपका एक हाइड्रोजन का, यानी कि एक परमाणु जाके भाग लेगा। तो यहाँ से अगर हम परमाणु और अणु का तुलनात्मक अध्ययन करें, तो जो आपका परमाणु है वो क्या है? स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, जबकि अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, यानी कि रहता ही है। और जो आपका परमाणु है वो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है, जबकि अणु आपका रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है। अणु भाग लेगा रासायनिक क्रिया में, अणु भाग नहीं लेगा रासायनिक क्रिया में, और परमाणु भाग लेगा रासायनिक क्रिया में। और परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा, अणु स्वतंत्र अवस्था में रहेगा। नेक्स्ट आते हैं परमाणु को कितने भागों में बांटा गया है। तो परमाणु वैसे तो सूक्ष्मतम कण है, लेकिन इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की है आपकी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की है आपकी रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज की हुई है जेम्स चैडविक द्वारा। तो इनको याद कर लीजिएगा। इनके खोजकर्ता आपसे पूछे जा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की या प्रोटॉन की खोज किसने की। ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं परमाणु की संरचना की तरफ, कि परमाणु होता कैसा है दिखने में। तो परमाणु में एक बीच में नाभिक होता है। इस नाभिक में आपके कौन, अभी आपको मैंने 3 बताए थे ना परमाणु के, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इस नाभिक में जो होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निवास करता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं नाभिक के अंदर। और जो बाहर आपको ये जो सर्कल दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं कोश या कक्षाएं। इन कक्षाओं में आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो देखिए जो आपका प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक में है। नाभिक की खोज की बात करें तो नाभिक की खोज आपकी की थी रदरफोर्ड ने ही, नाभिक की खोज की हुई है। अगर बात करें प्रोटॉन पर कैसा आवेश है, तो प्रोटॉन पर आपका होता है धनावेश, और इलेक्ट्रॉन पर होता है आपका ऋणावेश, और न्यूट्रॉन होता है उदासीन, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। अगर नाभिक में मैं आपसे पूछूं कौन सा आवेश होता है मौजूद, तो देखिए यहाँ पर न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई आवेश नहीं है, न्यूट्रॉन आपका उदासीन है, और प्रोटॉन पर है धनावेश। तो इस हिसाब से नाभिक में कौन सा आवेश होगा? आपका धनावेश होगा। और नाभिक के बाहर कौन सा आवेश होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहाँ पर मौजूद है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? आपका ऋणावेश। तो इस हिसाब से एक परमाणु क्या होगा? उदासीन होगा। इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन दोनों है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, प्रोटॉन पर धनावेश है। और इस चीज़ को ध्यान रखना, उदासीन ये होगा कब? देखिए प्रोटॉन पर जितना धनावेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, दोनों पर बराबर बराबर रहते हैं। अब आते हैं हम अणु की तरफ। तो अणु की डेफिनेशन अभी हम पढ़ ही चुके हैं कि क्या होता है। इसको मॉलिक्यूल बोलते हैं हम। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है किंतु रासायनिक क्रियाओं में ये भाग नहीं लेगा। ठीक है, रासायनिक क्रियाओं में आपका भाग कौन सा लेगा? परमाणु लेगा। और परमाणु क्या है? स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। और जो स्वतंत्र अवस्था में आपका रह सकता है, रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है, वही क्या कहलाता है? अणु कहलाता है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं परमाणु क्रमांक की तरफ, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? वह मूलतम या मूलभूत संख्या जो उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। यानी कि परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे वही क्या होगा? इसका परमाणु क्रमांक होगा। अब एक चीज़ को यहाँ पर समझ लीजिए कि जो ये संख्या होगी, ये संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। यानी कि एक परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। यानी कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में क्या होगा? एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और एक ही प्रोटॉन होगा। इस हिसाब से अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम के में क्या होते हैं? आपके कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। तो इसमें क्या होंगे? 20 इलेक्ट्रॉन होंगे और 20 ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और न्यूट्रॉन की संख्या कभी कभी बराबर हो सकती, कभी कभी बराबर नहीं होती, उनको हमें ध्यान नहीं रखना है। दूसरी बात, एटॉमिक नंबर आपसे पूछे नहीं जाएंगे कि कैल्शियम का कितना है, हाइड्रोजन का कितना है, हीलियम का कितना है। ये थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा। जैसे अभी हम 11वीं 12वीं में हमने ये सब कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो ये आपका यहाँ पर नहीं आना है। यहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि एटॉमिक नंबर आखिर होता क्या है। दूसरी बात, एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो एटॉमिक नंबर को प्रदर्शित क्या किससे करते हैं? जेड से। जेड बना हुआ है यानी कि वहाँ पर आपका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, यानी कि परमाणु क्रमांक। अब बढ़ते हैं हम द्रव्यमान संख्या की तरफ। तो द्रव्यमान संख्या को बोलते हैं मास नंबर। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है ना, उनके योग को ही हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। नाभिक में क्या क्या होते हैं? आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उन्हीं की दोनों की संख्याओं को ऐड कर दो और आपका क्या निकल के आ जाएगा? द्रव्यमान संख्या। इसको हम प्रदर्शित करते हैं ए से। ठीक है, अगर यहाँ से फॉर्मूला बनाए तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या बन जाएगा? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। यहाँ पर लिख लेना, यहाँ जगह कम रह गई थी, तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कुछ नहीं है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या। इसी से परमाणु का द्रव्यमान भी निर्धारित होता है। वैसे परमाणु का कोई द्रव्यमान नहीं है, परमाणु का द्रव्यमान जो निर्धारित किया जाएगा वो इन्हीं संख्या से निर्धारित किया जाएगा। किससे? द्रव्यमान संख्या से। नेक्स्ट बढ़ते परमाणु भार पर। तो परमाणु भार जो है आपका, वो लगभग वही मान लेते हैं, द्रव्यमान संख्या को ही वही लिख देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। परमाणु भार की डेफिनेशन क्या होती है? एटॉमिक वेट इसको बोलते हैं। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार एक ही चीज़ है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर बोल सकती हूँ या फिर परमाणु भार भी बोल सकते हैं। तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार वह संख्या है जो यह बताती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। कार्बन 12 क्या है? कार्बन ही होता है। ठीक है, कार्बन के एक परमाणु का क्या? 1/12वें भाग से जो भी हम किसी दूसरे परमाणु की तुलना करेंगे तो वो परमाणु कितना गुना भारी है, तो जो कितने गुने संख्या निकल के आएगी वही संख्या आपकी क्या कहलाती है? परमाणु भार कहलाती है। अब बढ़ते हैं आगे। तो एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है एग्जाम में, शायद 2019 में आया होगा या फिर 18 में, मुझे याद नहीं है। क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि हम कोई भी आपका परमाणु दिया गया है तो उसके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को कैसे प्रदर्शित करते हैं। कि हम कोई भी परमाणु लिख रहे हैं, कोई भी तत्व लिख रहे हैं, तो उसका जो परमाणु क्रमांक है और उसका जो परमाणु भार है या द्रव्यमान संख्या, हम उस पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, जैसे मान लो आपका कोई भी तत्व x दिया गया है, इसकी हमें जो परमाणु भार परमाणु क्रमांक लिखते हैं वो किधर लिखते हैं? z के रूप में, इधर नीचे की साइड, और जो द्रव्यमान संख्या होती है वो a बनाकर ऊपर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर आप ऑक्सीजन का देख पा रहे होंगे, ऑक्सीजन का आपका क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो यहाँ पर देखिए 8 लिखा हुआ है। और जो ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है आपकी 16। अब यहाँ से आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, द्रव्यमान संख्या किससे मिलकर बनती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या से। यानी कि A बराबर आपका क्या था? A बराबर P + N, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। A बराबर है कितना? 16। प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर कितनी है? इसमें जितना इसका परमाणु क्रमांक होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन हो गए? 8 प्रोटॉन हो गए और 8 ही आपके इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 हमने प्रोटॉन रख दिए। यहाँ से आप न्यूट्रॉन समझ गए, कितने निकल के आ गए? 16 - 8, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी निकल आई इसमें? 8। तो कभी कभी बराबर भी निकलती, कभी कभी बराबर नहीं भी होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम किसी भी तत्व को प्रदर्शित करेंगे उसी में उसके परमाणु क्रमांक को और द्रव्यमान संख्या को, तो हम इस तरीके से लिखते हैं। नीचे की साइड हम उसका परमाणु क्रमांक लिखते हैं और ऊपर की तरफ क्या लिख देते हैं? उसका द्रव्यमान संख्या। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं परमाणु की संरचना पर। तो ये मैंने आपको वहीं पर बता भी दिया था इस तरीके से बना के कि बीच में नाभिक होता है, आसपास क्या इलेक्ट्रॉन घूमते हैं।
तो वही लिखा हुआ है परमाणु का केंद्रीय भाग धनावेशित होता है, क्योंकि इसमें है क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, प्रोटॉन पर क्या होता है, धनावेश होता है, इसीलिए केंद्रीय भाग यानी कि जो नाभिक होगा वो कैसा होगा, धनावेशित होगा। और इस नाभिक में क्या क्या मौजूद होंगे, आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होंगे। और नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ पर आपको जो तीन चीज़ें मिली हुई हैं, एक आपका इलेक्ट्रॉन हुआ, एक प्रोटॉन हुआ और एक न्यूट्रॉन हुआ, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो। जो मैंने अभी बताई थी वही मैंने यहाँ पर लिख भी दी है कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक है, और इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋणावेश होगा उतना ही प्रोटॉन पर धनावेश भी होगा। नेक्स्ट आते हैं कक्षा या सेल पर, जो मैंने आपको बताई थी कि जो ये नाभिक है आपका, और इस नाभिक के चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन चक्कर किस में लगाते हैं, कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो वही कक्षाएं यहाँ पर हैं जिनको हम शेल बोलते हैं। तो वही लिखा है, इलेक्ट्रॉन जिस परिपथ पर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है उस पथ को ही हम कक्षा कहते हैं। आपकी जो कक्षाएं होती हैं वो KLMNO होती हैं। अब इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये सब अगर आपने 12th क्लास में पढ़े हैं तो इसके काफ़ी सारे बोर-बरी का मॉडल वगैरह ये सब पढ़ के आए होंगे आप लोग। इतना सब आपको यहाँ पर अभी तो नहीं पढ़ना है, अगले सेमेस्टर में होगा तो मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगी। यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लो, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को भरना है कक्षाओं में तो हम कैसे भरते हैं। अगर KLMNO दिया गया है तो वहाँ पर जो प्रत्येक कक्षाएं हैं उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या होती है वो 2n² होती है, और n का मतलब होता है यहाँ पर कक्ष की संख्या, यानी कि k की कक्ष संख्या कौन सी होगी। अगर k का हम n निकालें तो क्या होगा, k क्या है, 1 नंबर पे है तो k की कक्ष संख्या होगी 1, l की हो जाएगी 2, m की हो जाएगी 3, n की हो जाएगी 4 और o की हो जाएगी 5। अब देखिए इस हिसाब से k में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2n² के हिसाब से भरिए, k में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 × 1 का स्क्वायर, क्योंकि k की कक्ष संख्या क्या थी 1, n की जगह 1 रख दिया, 1 2 एकम 2, यानी कि k में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 2। इसी हिसाब से आप l का निकालिए, l का क्या है, l 2 नंबर पे था ना, तो 2n² के अकॉर्डिंग निकालिए इसका, n की जगह रख देंगे 2, 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2, 4 दूनी 8, यानी कि l में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8। ऐसे अगले वाले का निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 दूनी 18, यानी कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, अगले वाले में कितने, 32 इलेक्ट्रॉन, और k में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से इनमें इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। नेक्स्ट आते हैं उपकक्षाएं, इनको हम बोलते हैं ऑर्बिट। उपकक्षा को ही ऑर्बिट कहते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। उपकक्षाएं आप समझ ही रहे, कक्षाओं के अंदर उपकक्षाएं, इसमें क्या है, इनको SPDF में बांटा गया है। अब इन उपकक्षाओं के अंदर भी भाग होते हैं आपके, तो वो उनको क्या करते हैं, उन उपभागों को PX PY इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब S के अंदर कोई उपभाग नहीं होता। अब इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे आते, इनको समझ लीजिएगा एक बार। जैसे आपका S है तो S में कोई उपभाग नहीं होता है, ठीक है, इसमें एक ही होता है। तो इसमें अब इन सब में है क्या, एक में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो S में एक उपभाग होगा तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आने हैं। P के उपभागों की संख्या होती है 3, तो देखिए एक लिखा है PX PY PZ, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। D में 5 होती है तो 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और F में 7 होती है तो 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पर इनका जो बनाते हैं वो DX DY करके नहीं बनता, DXY YZ इस तरीके से उनका बनता है। उतना डीप में हमें नहीं जाना है, उतना नहीं आ सकता आपके एग्जाम में। सिर्फ इतना याद रखिए कि ऑर्बिट क्या होती हैं, आपकी शेल क्या होती हैं, SPDF है क्या, ठीक है, और जो KLMN होता है उसमें किस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 2n² को ध्यान रखिएगा, वो आपसे ऑब्जेक्टिव में या फिर जो आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं वहाँ पर आपसे क्वेश्चन वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका तत्व। अब हम तत्व पर आए हैं, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट। अब ये क्या होते हैं, तत्व जो होता है वो पदार्थ का क्या होता है, मूल रूप है, जिसको रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में या अन्य सरल उसमें डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है तत्व को। तत्व कितने अभी तक खोजे जा चुके हैं, तो आपके 119 तत्वों को खोजा जा चुका है, और तत्वों को प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैं हाइड्रोजन का नाम लेती हूँ तो H बना देती हूँ, ऑक्सीजन का नाम लेती हूँ तो वहाँ पर O बना देते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड लिया ना तो CO2 बनाया ना, तो यहाँ पर C क्या है, कार्बन है, O आपका ऑक्सीजन है, मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है। तो यही क्या है, ये सब तत्व है, और इन्हीं को हम क्या करें, प्रतीकों के माध्यम से इनको दर्शाते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका नोट पॉइंट,
अलग अलग तत्वों के परमाणुओं में गुण में भिन्नता होती है। मान लो हाइड्रोजन ले लें हम और ऑक्सीजन ले लें, तो सीधी सी बात है, हाइड्रोजन का जो परमाणु होगा उसमें अलग मतलब क्वालिटी होगी, और जो ऑक्सीजन का परमाणु होगा उसमें अलग गुण पाए जाएंगे। अगर हम हाइड्रोजन के ही दो परमाणु ले लें तो सीधी सी बात है, वो हाइड्रोजन के परमाणु हैं, तो हाइड्रोजन के दोनों ही परमाणु क्या हैं, समान गुणों को प्रदर्शित करेंगे। वही बात लिखी हुई है कि अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के गुणों में भिन्नता होती है, लेकिन किसी एक तत्व के सभी परमाणु में क्या रहती है, समानता रहती है। जैसे हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, तो इसका एक परमाणु और इसका एक परमाणु दोनों अलग अलग होंगे। सीधी सी बात है, जब अलग अलग तत्व हैं तो दोनों के परमाणुओं में गुण भी अलग अलग होंगे। अगर हाइड्रोजन के ही दो परमाणु लेते हैं तो दोनों परमाणु में क्या होगी, समानता होगी, क्योंकि वो परमाणु है किसके, हाइड्रोजन के ही है। ऐसे अगर ऑक्सीजन के दो परमाणु ले लें तो ऑक्सीजन के भी दोनों परमाणु में क्या होगी, समानता होगी, क्योंकि वो दोनों परमाणु है किसके, ऑक्सीजन के ही है, तो समान व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। अब तत्व आपके हैं कौन कौन से, तो मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं आपको। कार्बन हो गया, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सभी के नाम आपने सुने भी होंगे। मरकरी हो गया आपका, पारा, ये सभी आपके क्या है, कॉपर हो गया, ये सभी आपके तत्व हैं। आयरन है, ठीक है, तो ये सभी आपके तत्व हैं। अगर आपने सुने, इनके नाम तो सुने ही होंगे जनरली। नेक्स्ट बढ़ते हैं यौगिक की तरफ। तो यौगिक क्या होता है आपका, कंपाउंड। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से यौगिक का निर्माण होता है। यानी कि दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलेंगे, लेकिन कैसे अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में ही मिलेंगे, तभी वो क्या बनेगा, यौगिक। जैसे आपका जल हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं एक निश्चित अनुपात में। नमक हो गया, ठीक है, इसी प्रकार से आपका ग्लूकोज हो गया, ये सब क्या है, आपके यौगिक हैं। ग्लूकोज का क्या है, C6H12O6। यौगिक बनाना एक निश्चित अनुपात में मिलने से ही बनेंगे, यानी कि कुछ भी लगा दिया। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं मिश्रण की, तो मिश्रण इसका ठीक अपोजिट होता है, वहाँ पर अनुपात की कोई ज़रूरत नहीं होती, कुछ भी मिला दो किसी भी अनुपात में। जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं घर में, तो क्या है, चीनी इन्हीं का कोई अनुपात है क्या कि इतने अनुपात में ही हमेशा मिलेगी, नहीं, किसी भी अनुपात में मिला देते हैं ना, तो वही आपका मिश्रण कहलाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलकर जो मिलाते हैं ना, वही जो मिलकर बनता है आपका पदार्थ, वही आपका मिश्रण कहलाता है। जैसे बालू और नमक का मिश्रण हो गया, शरबत हो गया जिसमें पानी और चीनी को मिला देते हैं, ऐसी वायु हो गई आपकी, ये सब क्या है, ये सभी आपके मिश्रण हैं। ऐसे ही आप मान सकते हैं नमक और चीनी को मिला दो, वो भी एक मिश्रण है आपका। बालू और रेत मिला दी तो वो भी आपका मिश्रण बन जाएगा, यानी कि अनिश्चित अनुपात में मिलाना, बालू, रेत, नमक सब मिला दिया तो वो भी एक मिश्रण बनेगा आपका। नेक्स्ट आपका क्या पॉइंट है, तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया है। ये पॉइंट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगी। आवर्त सारणी क्या है, सीधी सी बात है, 119 तत्व खोजे गए, तो उन 119 तत्वों को एक जगह व्यवस्थित किया होगा, जिससे हम उनका क्या है, अध्ययन कर सके। कुछ तत्व ऐसे होंगे जो कुछ नेचर उनका कहीं कहीं समान होगा, ठीक है, जैसे धातुएं आपने सुनी होंगी, अधातुएं सुनी होंगी, तो कुछ जो नेचर में एक जैसे हैं उनको एक साइड रखा है, जो अधातुएं हैं उनको एक साइड रखा गया है। ये सब रखे कहाँ गए हैं, आवर्त सारणी में, जिसको पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो वहाँ पर इनका अच्छे से अध्ययन किया गया। आपकी में सेमेस्टर में थोड़ा बहुत दिया गया आवर्त सारणी का, पूछा जा सकता है कि कितने वर्ग होते हैं, कितने आवर्त, कितने समूह, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।